सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा विविध प्रश्नावली में प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को पढ़ना। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, यदि किसी c जिसका मान 0 से बड़ा है के लिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि होगी। यानी कि अगर हम इस व्यंजक का मान निकालें इस दिए गए समीकरण के लिए, तो समीकरण में ना तो ए और बी आ रहे होंगे और साथ ही वह राशि एक स्थिर राशि का काम कर रही होगी, यानी कि उसमें x और y भी नहीं आ रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दे रखी है हम वहीं से शुरुआत कर लें। हमें समीकरण दे रखी है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। माना यह जो समीकरण है वह समीकरण नंबर 1 का काम कर रही है। यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, तो अवकलज कर लेने पर यह जो घात है वह आगे आ जाएगी 2 आगे, x माइनस 1 की होल घात 1 कम करके लिखेंगे तो 1 घात ही बचेगी। साथ ही गुणा में यदि अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो 1 आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरीके से इनका अवकलज करेंगे तो 2 गुणा वाई माइनस बी, गुणा में अंदर वाले का अवकलज करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हमें मिलेगा, क्योंकि y का अवकलज लिखना है, v का अवकलज तो 0 होता है बराबर c। जब एक कांस्टेंट है तो उनका अवकलज हमें 0 के बराबर मिलेगा। अगर आप यहाँ से देखें कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, साथ ही यदि हम यहाँ से केवल डी वाई बटे डी एक्स का मान निकाल लें, तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें और x माइनस ए को दूसरी तरफ पहुँचा दें, तो y माइनस बी डी वाई बटे डी एक्स का मान आपको यहाँ से मिलेगा। यह मान उधर जाएगा तो माइनस चिन्ह में x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि हम 2 पहले ही कॉमन लेके 0 में पहुँचा चुके हैं, केवल ये वाला मान उधर जाके माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। इसके बाद यदि हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है तो माइनस चिन्ह में x माइनस ए और बटे में y माइनस बी ऐसे का ऐसा ही आपको लिख लेना है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, क्योंकि इस मान की हमें ज़रूरत पड़ने वाली थी क्वेश्चन में, इसीलिए हमने यह मान आपको यहाँ निकाल करके बताया है। फिर से यदि हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज कर लेते हैं, यह जो हमें समीकरण मिली है इसका फिर से अवकलज कर लेने पर तो डी वाई बटे डी एक्स का अवकलज होता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस चिन्ह को ऐसे का ऐसा ही रखें। u बटे b वाले नियम से इनका अवकलज करेंगे तो फॉर्मूला होता है u का अवकलज x माइनस ए का अवकलज, दूसरा ऐसे का ऐसा बीच में माइनस, पहला ऐसे का ऐसा दूसरे का अवकलज बटे दूसरे वाले का वर्ग, यानी y माइनस वी का होल स्क्वायर। इन्हें और आगे यदि हम सरल कर लेते हैं तो माइनस चिन्ह तो ऐसे का ऐसा, x का अवकलज 1 होगा, a का अवकलज 0 होगा तो 1 ही हमें मिलेगा। कुल मिला के व्यंजक का अवकलज y माइनस बी ऐसे का ऐसा, x माइनस ए ऐसे का ऐसा, y माइनस वी का अवकलज करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स हमें मिलेंगे और बटे में y माइनस बी का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। इसके बाद इन्हें आगे हल करने के लिए यदि हम डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 2 से इस्तेमाल करके यहाँ रख लेते हैं तो माइनस चिन्ह तो ऐसे ही रखें, y माइनस बी ऐसे का ऐसा, x माइनस ए ऐसे का ऐसा, डी वाई बटे डी एक्स का मान माइनस चिन्ह में रखना है तो कुल मिला के यहाँ प्लस हो जाएगा। x माइनस ए बटे वाई माइनस बी रखेंगे तो कुल मिला के x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे वाई माइनस बी हो जाएगा गुणा करने पर, और बटे में चल रहा है y माइनस बी का होल स्क्वायर। इन्हें आगे हल करने के लिए यदि हम इनका लैसे ले लेते हैं तो y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, और ये वाला मान जब नीचे आएगा तो घात में यहाँ हो जाएगा 3। तो लैसे लेने के बाद हल करने पर हमें यह मान प्राप्त हो जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं यदि इसके ऊपर वाले मान को देखेंगे तो जो क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखी है वह बिल्कुल उसी से मैच करता है, यानी इस मान को हम बराबर में बदल करके लिख सकते हैं c स्क्वायर। यदि हम इसे आगे हल करके लिखेंगे तो माइनस c स्क्वायर बटे वाई माइनस बी की होल घात 3। ये हमने समीकरण नंबर 1 के इस्तेमाल से यहाँ रख करके बताया है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा था। इसके बाद हमें जिस व्यंजक का मान ज्ञात करना है उस व्यंजक को हम यहाँ लिख लें, क्योंकि सारे मान हम ज्ञात कर चुके हैं, उन्हीं की जगह हमें सारे मान लिख करके बताने हैं। बटे में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इस व्यंजक का मान आपको निकालना है तो 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में हमें प्राप्त हुआ है माइनस x माइनस ए बटे वाई माइनस बी, घात में हमें लिखना है 2 तो इसलिए होल घात 2 लिखेंगे, साथ ही पूरे ब्रैकेट के ऊपर घात में 3 बटे 2 लिखा है, बटे में डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान तो माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी की होल घात 3।
अब इस व्यंजक को हमें आगे हल करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करके बताना है। तो यदि हम इन्हें आगे हल करेंगे तो माइनस का वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा, साथ ही इनके होल स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे। साथ ही हम इनका लैसे भी ले लें तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरफ भी आ जाएगा, तो हमें मिलेगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग जब अलग अलग किए जाएंगे तो वर्ग के रूप में ही मान चल रहे होंगे और होल घात में चल रहा है 3/2। बटे वाले मान में कोई परिवर्तन नहीं, माइनस सी स्क्वायर बटे y माइनस बी की होल घात 3। इन्हें और आगे हल करें तो फिर से आप देखें ये वाला जो मान है फिर से समीकरण नंबर 1 की मदद से बदला जा सकता है सी स्क्वायर में। तो यदि इस मान को हम सी स्क्वायर में बदल लेते हैं तो सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी होल स्क्वायर और होल घात में चल रहा है 3/2। बटे वाले मान में अभी हम कोई परिवर्तन ना करें, उसे ऐसे का ऐसा ही रहने दें। इसके बाद इस घात को यदि हम अलग अलग हल करेंगे तो जब भी गुणा में घातें दे रखी होती हैं तो उनकी गुणा हो जाती है, घात के ऊपर घात हो तो दोनों के ऊपर समान घात है, होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। 2 घात से ये वाली 2 घात कट जाएगी और कुल मिलाकर के घात 3 बच रही होगी। इस बची हुई 3 घात को यदि हम दोनों के ऊपर अलग अलग लिख लेते हैं तो हमें मिलेगा सी की घात 3 बटे वाई माइनस बी की होल घात 3 और बटे में चल रहा है माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी की होल घात 3। फिर से देखें ये दोनों मान एक जैसे हैं, कट जाएंगे। सी स्क्वायर से सी क्यूब में भाग करेंगे सी और एक माइनस चिन्ह बच रहा है। तो इस तरीके से हमें दिए गए व्यंजक का मान प्राप्त हुआ माइनस सी के बराबर, जिसमें ना तो ए और बी आ रहे हैं, साथ ही ये जो व्यंजक है इसका मान भी हमें एक स्थिर राशि के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हमें यही सिद्ध करके बताना था कि इस व्यंजक का मान ए और बी से स्वतंत्र होगा और एक स्थिर राशि होगा। इस लाइन को आप यहाँ लिख करके बता सकते हैं, जो कि ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई है, साथ ही cos a का मान कभी भी प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए dy बटे dx का मान cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन a के बराबर होगा। यहाँ आप ध्यान दें कि dy बटे dx के मान में आंसर में कहीं पर भी x नहीं आ रहा है, केवल y आ रहा है और a तो कांस्टेंट है ही, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि यहाँ जो हमें अवकलज प्राप्त करना है वह ऐसा प्राप्त करना है जो केवल y के पदों में ही व्यक्त किया गया हो। तो यहाँ अपने इस संबंध से हम यदि x का मान y के पदों में ज्ञात कर लें तो यह केवल y के पदों में ही व्यक्त हो जाएगा। तो अपने इस दिए गए संबंध से cos y बराबर x cos a प्लस वाई हमें दे रखा है। यदि हम यहाँ से x का मान निकालना है तो यह cos a प्लस वाई बटे में पहुँच जाएगा और हमें मिलेगा cos y बटे cos a प्लस वाई। यदि हम इसका अवकलज y के सापेक्ष कर लें तो dx बटे dy हमें केवल y के पदों में ही प्राप्त हो जाएगा। जब dx बटे dy आ जाएगा तो उसका व्युत्क्रम हम लिख लेंगे, तो dy बटे dx भी हमें मिल जाएंगे। तो दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलज कर लेने पर तो यहाँ लिखेंगे dx बटे dy, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं। इसे u बटे v वाले नियम के हिसाब से करेंगे तो नियम कहता है पहले का अवकलज cos y का अवकलज होगा माइनस साइन y। जब y के सापेक्ष कर रहे हैं, जैसे हम साइन x का करते हैं तो माइनस cos x लिखते हैं, साइन x का अवकलज cos x लिखते हैं, उसमें x का अवकलज हमें नहीं लिखना पड़ता है। इसी तरीके से जब हम cos y का अवकलज y के ही सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल माइनस साइन y लिखेंगे, क्योंकि y का अवकलज y के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा। दूसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं, cos a प्लस वाई ऐसे का ऐसा, बीच में माइनस होता है। इस बार पहले वाला ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज, जब cos का अवकलज करेंगे तो माइनस चिन्ह आता है, तो कुल मिला के प्लस लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई। फिर से अंदर वाले का अवकलज यदि हम करेंगे a प्लस वाई का तो a का अवकलज 0 और y का अवकलज 1, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटे में चल रहे हैं cos, तो इसीलिए नियम के हिसाब से u डैश v माइनस u v डैश बटे v स्क्वायर हमने यहाँ नियम लगाया है। इसके आगे यदि हम इन्हें हल करने की कोशिश करें तो यदि हम यहाँ से पढ़ने की शुरुआत करें, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, इस तरीके की ये आइडेंटिटी बन रही है। साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का। तो साइन a की जगह पर यहाँ लिखा है a प्लस वाई माइनस b की जगह पर यहाँ लिखा है y, और बटे में चल रहे हैं cos स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिलेगा साइन a बटे cos स्क्वायर a प्लस वाई। ये हमारा dx बटे dy का मान है, जबकि हमें निकालना है dy बटे dx का मान। तो यदि इसका हम उल्टा कर लेते हैं तो dy बटे dx का मान हमें इसका उल्टा करने पर मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस वाई
बटे साइन ए। और यही आपको सिद्ध भी करना था कि सिद्ध कीजिए dy बटे dx का मान cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन ए के बराबर होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कि यदि x का मान a गुणा cos t प्लस t साइन t के बराबर है और y का मान a इंटू साइन t माइनस t cos t के बराबर है, तो हमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके बताना है। और इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। तो सबसे पहले आप x का अवकलज t के सापेक्ष करेंगे और y का अवकलज t के सापेक्ष करेंगे। तब उसके बाद आपने नियम पढ़ा कि डी वाई बटे डी एक्स के लिए फॉर्मूला होता है डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप यहाँ डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। जब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव आपको और निकाल करके बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट ही समझ लें, क्योंकि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आने लगे तो यदि हम x का अवकलज कर लेते हैं t के सापेक्ष में तो हमें dx बटे dt का मान क्या मिलेगा, a तो कांस्टेंट रहे, cos t का अवकलज होता है माइनस साइन t प्लस t साइन t का अवकलज फर्स्ट सेकेंड के हिसाब से करेंगे तो पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा प्लस पहला ऐसे का ऐसा और दूसरे का अवकलज। इन्हें और आगे हल किया जाए तो a के साथ माइनस साइन टी और प्लस साइन टी कैंसिल हो जाएंगे, अंदर बचेंगे t cos t। इसी तरीके से यदि हम y का भी अवकलज ज्ञात कर लेते हैं तो हमें y का अवकलज करने पर क्या मिलेगा, डी वाई बटे डी टी बराबर a तो कांस्टेंट है, साइन t का अवकलज होता है cos t माइनस फर्स्ट सेकंड के हिसाब से करेंगे तो पहले का अवकलज दूसरा ऐसे का ऐसा, बीच में प्लस होता है लेकिन बाहर वाले माइनस की मल्टीप्लाई करने से वह भी माइनस हो जाएगा। पहला ऐसे का ऐसा cos t का अवकलज होता है माइनस साइन t, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा यहाँ प्लस साइन t। फिर से cos t प्लस माइनस चिन्ह में है कट जाएंगे तो अंदर से मिलेगा a t साइन t। जब दोनों के मान हमें मिल गए हैं तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। तो डी वाई बटे डी एक्स के लिए फॉर्मूला हमने लिखा और यहाँ डी वाई बटे डी टी और डी एक्स बटे डी टी के मान भी हमने लगा लिए हैं। ए टी से ए टी कैंसिल आउट हो रहा है और साइन टी बटे कॉस टी बराबर होता है टेन टी के। जब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा डी बटे डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स का कर लेने पर, जो कि बराबर होगा डी बटे डी एक्स। ऊपर देखें तो डी वाई बटे डी एक्स का मान है टेन टी के बराबर, टेन का अवकलज बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स के, तो सेक स्क्वायर टी। साथ ही टी का अवकलज हमें यहाँ और लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक्स नहीं आ रहा है, जिससे एक्स से एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर एक मिल जाए, तो इसीलिए डी टी बटे डी एक्स हमें यहाँ और लिखना पड़ेगा जो कि बराबर होगा सेक स्क्वायर टी। अब डी टी बटे डी एक्स का मान हमें कहाँ से मिले, अभी हमने थोड़ी देर पहले डी एक्स बटे डी टी का मान निकाला था ए टी कॉस टी। यदि इसका उल्टा कर लिया जाए तो डी टी बटे डी एक्स का मान पता चल जाएगा। तो इसलिए यदि हम बटे के रूप में इस मान को लिख लें तो एक बटे ए टी कॉस टी काम करेंगे डी टी बटे डी एक्स के अवकलज का। इन्हें और आगे हल करने के लिए सेक स्क्वायर टी कॉस टी को ऊपर लेकर के जाएंगे तो फिर से एक सेक टी हो जाएंगे, बटे में ए टी चल ही रहे हैं, कुल मिलाकर के इनकी गुणा करने पर हो जाएगा सेक क्यूब टी और बटे में ए टी। यही आपका आंसर होगा सेकंड डेरिवेटिव के लिए, जहां एक्स और वाई प्राचलिक फलनों के रूप में दे रखे हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम और पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब है तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी किया जा सकता है। और जब अस्तित्व की बात हो रही है तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम सिद्धांत से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने होते हैं। यदि दोनों के मान आपस में बराबर आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम दिए गए फलन के अवकलज का अस्तित्व है ऐसा कह सकते हैं। तो यदि आप यहाँ देखें तो हमें फलन का मान एफ एक्स बराबर दिया है मॉड एक्स क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं मॉड एक्स स्क्वायर अलग और मॉड एक्स अलग। मॉड में एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स का वर्ग तो पहले से ही धनात्मक होगा, मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बाकी मॉड एक्स को ऐसे का ऐसा ही लिखें। अब यहाँ पर भी है, दो केसेस में डिवाइड हो जाता है। पहला केस होता है यदि एक्स का मान 0 नहीं है तो क्या होगा, और यदि एक्स का मान 0 है तो क्या होगा। तो यदि हम सबसे पहले लेकर के चलें, जब x का मान 0 नहीं है तब f डैश x का अवकलज करना है। जब 0 नहीं है तो हम सीधे सीधे इनका अवकलज कर सकते हैं। नियम लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड वाला। फॉर्मूला होता है पहला फलन दूसरे का अवकलज, मॉड x का अवकलज प्लस पहला फलन
का अवकलज और दूसरा ऐसे का ऐसा, तो दूसरा वाला हमने ऐसे का ऐसा लिखा, डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर का और लिखना है। इनका अवकलज करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा, मॉड एक्स के अवकलज का फॉर्मूला होता है एक्स बटे मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स ऐसे का ऐसा, और एक्स स्क्वायर का अवकलज होता है 2x के बराबर। इन्हें और आगे यदि हम हल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर को आप मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं गुणा में एक्स बटे मॉड एक्स, और यहाँ इन्हें हल करके 2x गुणा मॉड एक्स, मॉड एक्स से एक घात कट जाएगी और x मॉड एक्स बच जाएंगे, प्लस 2x मॉड एक्स, यह एक बार है और यह 2 बार है, तो कुल मिलाकर के हमें मिलेंगे 3x मॉड एक्स। इस तरीके से जब x का मान 0 नहीं है तो इस दिए गए फलन का प्रथम अवकलज हम इस नियम के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि x का मान 0 के बराबर है, x बराबर 0 के लिए जब भी फलन का मान 0 के बराबर दे रखा है तो 0 के लेफ्ट में और राइट में हमें दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस दिए गए स्पेशल वैल्यू के लिए अलग से ज्ञात करेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एल एफ डैश 0 हम उसे लिख करके बताते हैं। क्लास 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, प्रथम सिद्धांत हम इसे नाम देते थे। लेफ्ट के लिए h टेंस टू 0 नेगेटिव लिखते थे। फॉर्मूला होता था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे में एच, जहाँ ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस वैल्यू के लिए हमें निकालना है, तो एफ 0 प्लस एच क्योंकि ए का मान 0 है, माइनस एफ 0 बटे में एच। इस नियम के हिसाब से ही हम इन्हें आगे हल करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, f 0 प्लस एच कह रहे हैं, 0 प्लस एच का मतलब है 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है बल्कि 0 से थोड़ा बड़ा है। जब भी फलन 0 से थोड़ा बड़ा दे रखा है तो हम fx को हम यहाँ बदल करके देखें तो एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है सिंपलेस्ट फॉर्म में, और 0 में h जोड़ने पर h ही मिल जाएगा। x की जगह h रख लेंगे तो हमें मिलेगा h स्क्वायर इंटू में मॉड h माइनस f 0 का मान, यदि आप दिए गए फलन में 0 रख लेते हैं तो 0 0 रख लेने पर आंसर भी हमें 0 ही मिलेगा, और बटे में h ऐसे का ऐसा ही रहेगा। h से एक घात कट जाएगी और हमें आंसर में मिल रहा होगा h मॉड h, और लिमिट चल रही है लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। यदि हम h की जगह पर फिर से 0 यहाँ लिमिट लगा लेते हैं, साथ ही ये जो मॉड वाले फलन होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी हमें फलन मॉड x दे रखा है तो उनका मान प्लस के x होते हैं जब x का मान 0 से बड़ा है, और माइनस x होते हैं जब x का मान 0 से छोटा है। अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू रखनी है वो 0 से छोटी है, जब 0 से छोटी है तो मॉड वाला जो आंसर है वो माइनस चिन्ह के साथ बाहर आएगा, तो इसलिए हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, मॉड h को हम चेंज करके लिख सकते हैं माइनस में h। इसके बाद भी अगर हम लिमिट लगाएंगे तो h की जगह 0 रख लेने पर हमें आंसर 0 ही मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 0 के लिए। यदि हम इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, आर एफ डैश 0 निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखेंगे। बाकी आगे का फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बटे में एच। फिर से इन्हें आगे उसी नियम के हिसाब से हल करते चलें तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, f 0 प्लस एच के लिए वही नियम है h स्क्वायर मॉड h, f 0 का मान भी 0 ही रहेगा बटे में h। फिर से h से एक घात कट जाएगी तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव h इंटू मॉड h। लेकिन इस बार जो फलन में हमें मान दिया है वह 0 से थोड़ा बड़ा लेना है, और 0 से बड़े के लिए मॉड x का मान x के बराबर होता है, इसीलिए मॉड h को जब आप बाहर निकाल रहे होंगे इस फलन से तो हमें h इंटू एच ही मिलेगा, और लिमिट चल रही है h टेंस टू 0 पॉजिटिव। फिर से 0 पॉजिटिव है यानी कि मान तो 0 ही रहा, यदि हम h की जगह पर 0 लगाएंगे तो फिर से हमें आंसर 0 ही मिलने वाला है। इस तरीके से आपका राइट हैंड डेरिवेटिव भी आंसर 0 ही दे रहा है, और नियम कहता है यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू एक जैसी आ जाती है तो फिर फलन का अस्तित्व, उसके अवकलज का अस्तित्व होगा। तो यही हम लिख करके बताएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 पर दोनों बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, इसीलिए 0 के लिए इसका अवकलज 0 के बराबर होगा। जब 0 नहीं था तब उसके लिए तो अवकलज ज्ञात करने का ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन जब x का मान 0 है तो उसके अवकलज का मान 0 ही होगा। इस तरीके से f डैश x हमें मिल जाते हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 3x मॉड x पहली स्थिति में, जो पहली स्थिति थी जब x का मान 0 नहीं है, और दूसरी स्थिति में 0 जब x का मान 0 के बराबर है।
इस तरीके से हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का काम पूरा हो जाता है। यदि हम फिर से इस फलन को लेकर के दोबारा इनका अवकलज करके बताएं, बिल्कुल वही नियम चलेगा। हमने यहाँ शुरुआत की थी fx वाले मान से, दो स्थितियाँ सॉल्व की थी, x 0 के बराबर नहीं है और x 0 के बराबर है। एक बार f डैश x निकाला था, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था। इसी तरीके से अब इसे फलन मानना है, एक बार इनका अवकलज और करके बताना है। तो फिर से यदि हम लिख करके चलें, जब x का मान 0 नहीं है, x बराबर 0 नहीं है के लिए यदि हमें f डबल डैश x निकालना है तो 0 नहीं है वाली स्थिति का ही अवकलज हमें करना है, यानी d बटे डी एक्स 3x मॉड x का हम करके बताएंगे। 3 तो कांस्टेंट रहे, x मॉड x का अवकलज करेंगे तो अवकलज करने का नियम होता है पहला फलन दूसरे का अवकलज। मॉड x का यदि आप अवकलज करेंगे तो x बटे मॉड x मिलेगा, बीच में प्लस x का अवकलज 1 और मॉड x ऐसे का ऐसा। फिर से अगर आप इन्हें हल करेंगे तो x को हम मॉड x स्क्वायर के रूप में भी लिख करके बता सकते हैं, क्योंकि x गुणा x यहाँ आ रहा है। एक लाइन और आगे यदि हम इन्हें हल कर लें तो x स्क्वायर बटे मॉड x प्लस में मॉड x बराबर होगा 3। एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड एक्स नीचे है ही है, बटे में मॉड एक्स। मॉड एक्स से एक घात कट जाएगी और इन दोनों को जोड़ करके हमें 2 मॉड एक्स मिलेगा, 2 तिया 6 मॉड एक्स हमें x बराबर 0 नहीं है के लिए सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके बाद यदि x का मान 0 होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होने वाले हैं। तो यदि हम x का मान 0 लेकर के चल रहे हैं x बराबर 0 के लिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इस बार डबल डैश लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का अवकलज कर रहे हैं। नियम वही रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0। पहले f लिख रहे थे, इस बार f डैश लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव का अवकलज करना है। माइनस f डैश 0 बटे में h। इन्हें आगे हल करने के लिए यह मान बराबर आएंगे लिमिट h टेंस टू 0। इसके बाद जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो नेगेटिव लिख करके चलना है। f डैश 0 प्लस h, f डैश हम देखेंगे तो f डैश x अभी हमने ऊपर निकाल करके रखे थे 3x मॉड x के बराबर। जब h के पदों में लिखने हैं तो 3h मॉड h माइनस f डैश 0 का आंसर आप देखेंगे तो f डैश 0 का आंसर 0 के बराबर है जब x का मान 0 है, और बटे में h ऐसे का ऐसा बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0। नेगेटिव 0 तो हट जाएगा, h से h भी कट जाएगा, 3 मॉड h यहाँ बच जाएंगे। यदि हम मॉड h को हल कर रहे होंगे जब x का मान 0 से छोटा है उसके लिए, तो यह मान जो है वह माइनस में लिखे जाते हैं, तो इसीलिए माइनस आगे लिख करके 3h लिख सकते हैं। और लिमिट चल रही है लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। h की जगह पर 0 रखेंगे तो आंसर फिर से हमें 0 ही मिलने वाला है। इसी तरीके से हल कर लें राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू को भी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि इस बार मान हम 0 से थोड़ा बड़ा लेकर के चलेंगे। राइट में देख रहे हैं फॉर्मूला रहेगा f डैश 0 प्लस h माइनस f डैश 0 बटे h। फिर से इन सभी की जगह इनके मान लगा लें तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। f डैश के लिए अभी हमने पीछे हल करके बताया था 3h मॉड h, और f डैश 0 का मान हमें मिला था 0 और बटे में h। फिर से h से h यहाँ कट जाएंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव 3 मॉड h। अब क्योंकि यहाँ h का मान 0 से थोड़ा बड़ा है और 0 से बड़े के लिए मॉड का मान धनात्मक लिखते हैं, यानी 3h ही हम यहाँ लिख करके बताएंगे, कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं आ रहे होंगे। फिर से यदि h की जगह 0 रख लेते हैं तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फिर से 0 के ही बराबर मिलेगी। अब फिर से यदि आप यहाँ चेक करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू 0 ही मिली, यानी कि L f डबल डैश 0 और R f डबल डैश 0 दोनों की वैल्यू 0 ही आ रही है। और जब भी दोनों बराबर हैं तो यहाँ से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, अपना रिजल्ट लिख सकते हैं कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस बिंदु पर इसी मान के बराबर होगी। इस तरीके से f डबल डैश x की वैल्यू हमें 6 मॉड x मिली आंसर में जब x 0 नहीं था, और 0 मिली जब x का मान 0 के बराबर था। वो हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि डबल डैश का अस्तित्व है सभी मानों के लिए, थी तो अस्तित्व हो जाता है। साथ ही से ज्ञात करने को कह रहे थे तो हमने उन्हें ज्ञात भी करके बता दिया है कि f डबल डैश x का मान दिए गए फलन मॉड x क्यूब के लिए कितना होगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।